के क्वेश्चन में पूछा जाता है किसका भूभाग है, ये किसका हिस्सा है प्रायद्वीप का पठार, गोंडवाना लैंड का। मैं थोड़ा रिवाइज करते हुए लेके चलूंगा ना ताकि दिमाग में बैठे चीजें, ठीक है। किसका हिस्सा है ये, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखे थे कल की क्लास में। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा इससे प्रश्न बनता है सबसे बड़ा और सबसे क्या है ये, सबसे बड़ा व सबसे क्या है ये, प्राचीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन क्या है ये, भौतिक प्रदेश है। ध्यान में रखेंगे सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, ठीक है। सबसे प्राचीन क्यों है, क्योंकि ये इसका निर्माण कब से हुआ है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसी का एक टुकड़ा है, इसलिए सबसे प्राचीन है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका एरिया कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये बताया था मैं पिछली क्लास में, याद है इतना। चलिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये भी मैं बता दिया था। प्रायद्वीप मतलब जो तीनों ओर किससे घिरा हो, जल क्षेत्र से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, उसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते थे। इसके बाद क्या बताया था मैं, और क्या बताया था, विभाजन बताया था। इसके बाद क्या बताया था मैं, इसका विभाजन बताया था। तो विभाजन में सबसे पहले हम लोग टॉपिक कर रहे थे, है ना, कौन सा टॉपिक कर रहे थे, केंद्रीय उच्च भूमि। क्या कौन सा टॉपिक कर रहे थे, केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ रहे थे। केंद्रीय उच्च भूमि में कितना उपविभाजन पढ़े हम लोगों ने, टोटल 5 उपविभाजन है केंद्रीय उच्च भूमि। तो याद रखेगा प्रायद्वीप पठार का हमने टोटल 6 विभाजन किया हुआ था। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये टोटल हमने इसका 6 विभाजन किए थे अध्ययन करने के लिए, ताकि चीजें क्या हो, आसान हो। तो हमने क्या पढ़ा था, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, प्रायद्वीप का पूर्वी पठार होता है। तीसरा क्या देखा था, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। चौथा क्या देखा था हमने, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। पांचवा क्या देखा था हमने, क्या देखा था, दक्षिणी पहाड़ियां, दक्षिणी पहाड़ियां, ठीक है, देखे थे हम लोगों ने। इसके बाद तक छठवां टॉपिक क्या था आपका, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी व पश्चिमी घाट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इतनी पूर्वी व पश्चिमी घाट, इतने सारे टॉपिक हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था क्या, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में क्या क्या टॉपिक देखा था हमने, क्या क्या टॉपिक देखा था। चलिए केंद्रीय उच्च भूमि में पहला टॉपिक क्या था, केंद्रीय उच्च भूमि। मेरे साथ दोहराते चले जाएंगे, चीजें याद होती चली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पहला क्या पढ़ा था हमने, अरावली। पहला क्या था, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरा क्या है, दूसरा है क्या है, मेवाड़। दूसरा क्या है, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का क्या है, पठार है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये चीजें प्रश्न कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। मैं मैप इसलिए बनाऊंगा ताकि चीजें आपको क्या हो, क्लियर हो। मैप में कई बार डायरेक्शन पूछा जाता है, दिशा पूछा जाता है कि किस दिशा में ये चीजें होंगी, ठीक है। मेवाड़ का पठार, फिर अगला क्या होगा, मालवा का पठार। अगला क्या होगा, मालवा का पठार। चौथा मैंने बताया था कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। और पांचवा हमें पढ़ना है क्या, विंध्याचल पर्वत। पांचवा हमें पढ़ना है क्या, विंध्याचल पर्वत पढ़ना है, ठीक है। 2 मिनट में फटाफट रिवीजन हो जाएगा कल की क्लास का, ठीक है। अरावली, अगला हमें क्या पढ़ना है, अरावली के बारे में पढ़ना है। एक एक करके टॉपिक देखते हैं, अरावली, ठीक है। चलिए तो अरावली पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, क्या बनाना होगा, भारत का मैप बनाना होगा, ठीक है। भारत का मैप से ही आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मैप बनाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके रोज बनाते जाइए, थोड़ा थोड़ा, है ना, आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, ये है गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये है यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी वाला क्षेत्र है। चलिए अब बात करते हैं इसका विस्तार, किसका विस्तार, अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है जी, कहां से कहां तक है। कौन कौन से राज्य में देखे थे हम लोगों ने, कौन कौन से राज्य में देखा था अरावली, कौन कौन से राज्य में देखे थे, गुजरात में है ना। गुजरात के बाद राजस्थान में है, इसका विस्तार राजस्थान में है, और हरियाणा में है, और दिल्ली में, हरियाणा में और दिल्ली में है, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना। जो गुजरात में है, गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में अरावली की पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, क्या नाम है, हर्षनाथ। क्या नाम है, हर्षनाथ है। ये किसका श्रेणी है, अरावली का पर्वत श्रेणी का ही भाग है। राजस्थान में क्या नाम पढ़े थे हम लोग, राजस्थान में क्या, जरगा,
है ना। राजस्थान में क्या था, जरगा या है ना। हरियाणा में क्या था, मेवात, है ना, मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है, भोरात या मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र है। और दिल्ली में जिस, है ना, दिल्ली में इसका जो विस्तार है उसे कहते हैं क्या, दिल्ली रीज, या इसी को और क्या बोलते हैं, रायसीमा। क्या बोलते हैं, रायसीमा बोलते हैं, रायसीमा, ठीक है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, इसी रायसीमा की पहाड़ी पर है, अर्थात अरावली पहाड़ी पर ये स्थित है। अर्थात ये कौन से पहाड़ी पर स्थित है, अरावली की पहाड़ी पर ये स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक। मैंने बताया था इसकी ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, यहाँ पे राजस्थान में एक पर्वत है, यहाँ पे क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, एक ऊंची श्रेणी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउंट आबू कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना, क्लियर, माउंट आबू कहते हैं, ठीक है। इसी माउंट आबू में अरावली की क्या है, ऊंची चोटी है, अरावली की क्या है जी, इसी माउंट आबू में अरावली की क्या है, ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। कितना मीटर है, 17-22 मीटर, कितना मीटर है, 17-22 मीटर। यहीं पास राजस्थान में, राजस्थान में एक क्या है, क्या है जी, दर्रा है। क्या नाम है दर्रा का, क्या नाम है, गोरन, या कभी कभी किताब में इसका नाम गोरम भी मिलता है, तो गोरम या गोरम, ठीक है, घाट, गोरम दर्रा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। घाट भी लिखा मिलता है कई बार, दर्रा भी लिखा मिलता है, तो घाट, गोरम घाट या गोरम दर्रा कहाँ है, कहाँ है, राजस्थान में है। कौन से पहाड़ पर है, अरावली पहाड़ पर है। कौन से पहाड़ पर है, अरावली पहाड़ पर है। मैंने बताया था अरावली विश्व की क्या है, अरावली के बारे में मैंने एक चीज बताया था, क्या, विश्व का क्या है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है। विश्व का क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। कब हुआ था इसकी उत्पत्ति, बता सकते हैं, कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। जब निर्माण हुआ था तो एक कैसा पर्वत था, वलित पर्वत, मतलब ये जब इसका निर्माण हुआ था तो ये वलित पर्वत के रूप में, है ना, निर्माण हुआ था। वर्तमान में इसका स्वरूप क्या हो चुका है, हजारों करोड़ों 5 अरब वर्ष हो चुका है इसको बने। 5 अरब वर्ष मतलब सोच लीजिए, आप गिन नहीं पाओगे, इतना है वो, ठीक है। तो सोचिए ये बेचारा इसी अवस्था में रहेगा क्या। अभी ये किस रूप में विद्यमान है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है ना। तो ध्यान में रखिएगा, निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत का एक अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन आ जाएगा, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, अन्नामलाई। अरावली कौन है, अरावली। एग्जाम में पूछा जाता है भाई ये कैसा है, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। कितनी श्रेणी है, 4 श्रेणी। कितनी श्रेणी पढ़े थे, 4 श्रेणी। कौन कौन से, हर्षनाथ, जरगा, भोरात या मारवाड़, या फिर दिल्ली रिज या रॉयल सीमा, ठीक है, क्लियर। तो एक एक बार जब नाम सुने रहेंगे ना तभी चीजें आपको बनने लगेगी। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट बोलोगे तो वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। ये जो है ना, यहां से क्या निकलता है जी, यहां से क्या निकलता है, 3 नदियां निकलती है। ये ठीक लग रहा है, स्क्रीन की चेंज करूं, व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो व्हाइट, क्या जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है, ज्यादा कलरफुल के चक्कर में ना गंदा ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है इतना। चलिए अगला, थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट लेके चलता हूं। अगर आपको एग्जाम में कभी कभी ये काम बिल्कुल आएगा, कई सारे एग्जाम में ये काम आता है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका क्या, अरावली पर्वत। ये है आपका क्या, अरावली पर्वत है, ठीक है। मुझे बताइए अभी कौन सा सीजन चल रहा है, मानसून सीजन चल रहा है। मानसून कहां से, कौन सा मानसून आता है भारत में, मानसून यहां से आता है। दिशा कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिशा है ये, दक्षिण पश्चिम। तो भारत में कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है भारत में किस मानसून से वर्षा होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब भारत में जो वर्षा होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून कितने शाखा में बढ़ जाता है, 2 शाखा में। एक हवा कहां जाता है, जैसे ये है, एक हवा कहां जाता है, इस तरफ जाता है, ये इस तरफ से वर्षा होती है। अभी आप लोगों ने सुना इसी क्षेत्र में क्या आया है, एक
क्या आया है? चक्रवात आया। इसी क्षेत्र में अभी क्या आया था? चक्रवात आया था। क्या नाम है? क्या नाम है? बिपरजॉय। नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? बिपरजॉय है। कौन से सागर है ये? कौन सा सागर है? अरब सागर। तो ये बिपरजॉय चक्रवात कौन से सागर में आया था? एग्जाम में पूछा जा सकता है ना? तो कौन सा सागर है? अरब सागर। नाम क्या है? बिपरजॉय। किस देश ने नाम दिया? किस देश ने? ब से बिपरजॉय और ब से क्या? बांग्लादेश। ब से बिपरजॉय और ब से क्या? बांग्लादेश। ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट बात करूंगा। जब मानसूनी पवने ऐसे जाती है तो देखिए, मानसूनी पवने और ये अरावली पर्वत, दोनों का क्या है? दोनों कौन सी कैसी स्थिति में है? समानांतर स्थिति में है। दोनों कैसी स्थिति में है? समानांतर स्थिति में। मुझे बताइएगा, भारत वर्षा कैसे होता है? तो वर्षा आती है और बरस जाती है, है? ऐसी होता है? कैसे होता है? थोड़ा मैच्योरिटी वाला आंसर दीजिएगा, बच्चों वाला नहीं। कैसे होता है वर्षा? हाँ, पहली बात, जो नम हवाएं आती है, मानसून की जो आर्द्र पवनें जो आती है, पहले आती है वो किससे टकराती है? जैसे ये पहाड़ है, यहां से ठंडी हवाएं, पहले लगातार ठंडी हवाएं आती है, फिर ये क्या होती है? टकराती है। टकरा कर कहां उठता है? ऐसे ऊपर उठता है, इसी दिशा में ऊपर उठेगा। जैसे कोई भी चीज टकराएगा वापस ऐसे उठेगा। ऐसे लगातार ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। धीरे धीरे यहां जो इस क्षेत्र में टकराकर जो क्या हो रहा है? नमी क्रिएट हो रही है, वो नम हो रहा है, एकदम ज्यादा ठंडा हो रहा है। और यही ठंडा जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाती, घनत्व बढ़ जाती, तो वो उस क्षेत्र में क्या करता है? बारिश करता है। भैया यहां तो टकराने के लिए कुछ नहीं है, हवा तो सीधा सीधा पार कर दे रहा है। और सिंपल सी बात है, कोई भी चीज दौड़ेगा तो धीरे धीरे जितना दूर दौड़ेगा उसकी नमी क्या होते जाएगी? कम भी होगी। आप भी दौड़ो ना, गर्म होते जाओगे। आप भी दौड़ोगे तो गर्म होगे नहीं? धीरे धीरे करके, शुरू में तो ठंडा हो, चलो रनिंग चालू करोगे, धीरे धीरे 2 किलोमीटर दौड़ोगे, गर्म हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज को दौड़ने से उसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है? मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता है, उसकी वजह से उष्मा निकलती है, और उष्मा निकलता है मतलब वो नमी को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो सिंपल सी बात है, ये वाले क्षेत्र में बारिश ज्यादा होता है। जैसे दूर जाते, यहां तक जाते तक ये क्या हो जाता है? शुष्क पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है, उसकी नमी क्या हो जाती है? आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो ना तो इधर बारिश हो पाता है, और इधर भी होगा तो उतना ज्यादा बारिश नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगा, है ना? इस इधर इधर यहां पर बारिश क्यों होता है? क्योंकि यहां पे छोटे छोटे और पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां ऐसे, है ना? पर राजस्थान में तो केवल एक ही पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? अरावली, और वो भी समानांतर है ना? अब पूरे वर्ष में यहां ढंग से बारिश नहीं होती है ना? तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पूरा कैसा क्षेत्र है जी? कैसा क्षेत्र है ये? हाँ, मरुस्थली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? मरुस्थली क्षेत्र है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो थार का मरुस्थल है, मैंने क्या बताया? ये भारत का सबसे क्या है? शुष्क क्षेत्र है। कारण समझ में आ गया? कारण समझ में आ गया? शुष्क क्षेत्र क्यों है? क्योंकि भैया यहां पानी नहीं गिरता है। कारण, अगर आपको कारण में कभी स्टेटमेंट में आया, राजस्थान के, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम क्यों होती है? कारण, हाँ, हवा सीधा अरावली पर्वत के साथ पार करते हुए सीधा निकल जाती, मतलब अरावली पर्वत को वो क्रॉस नहीं करता, काटता नहीं है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता तब पानी गिरता। समझ में आया ना? तो इस वजह से यहां कम वर्षा होती। कितना वर्षा होता है ये? कितना वर्षा होता है? 25 सेंटीमीटर से कम। तो सोचिए 25 सेंटीमीटर क्या होता है। पर अभी विपर्जॉय के कारण कितना वर्षा हो गया है? कितना वर्षा हो गया अभी विपर्जॉय के कारण? 200 सेंटीमीटर, कितना? 200 नहीं, 40 सेंटीमीटर कुछ हुआ था। पहले दिन मैं देखा तो 40 सेंटीमीटर था, एक आध घंटे के बीच में, पता नहीं उसके बाद 40 सेंटीमीटर, मतलब समझ जाओ कितना वर्षा होता है। बहुत ज्यादा वर्षा होता है। 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का तो इतना बड़ा स्केल आता है ना, तो सोचिए। तो बहुत ज्यादा वर्षा हो गया था विपर्जॉय के कारण। तो इस साल ठीक है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी जैसा भी है। चलिए, दूसरा चीज, तो ये ध्यान में रखा वर्षा कम क्यों होता है। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट भी याद रखना है भाई। कॉन्सेप्ट याद रखने से सीजीपीएससी के क्वेश्चन बनेंगे, फैक्ट याद रखने से व्यापम के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। इसी क्षेत्र में क्या है? कुछ मुख्य नदियां भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? बाकी तो ये बता दिया था, ये मैदानी क्षेत्र है, रेत का मैदान है। और रेत के मैदान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? रेत के मैदान को क्या बोलते हैं?
थाली बोलते हैं ना। इधर क्या है, इधर राजस्थान में क्या है, बांगर क्षेत्र है, राजस्थान का बांगर। और राजस्थान के बांगर को किस नाम से जाना जाता है, मैं पढ़ा चुका हूं, बताइए जल्दी। रोही। राजस्थान के बांगर को किस नाम से जाना जाता है, मतलब राजस्थान में जो खेती योग्य भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसको बोला जाता है क्या, रोही कहा जाता है। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए थोड़ा समय इसी पे बात करूंगा। यहां 3 नदियां निकलती है, यहां क्या निकलती है, 3 नदियां निकलती है। चलिए कैसे निकलती नदियां, तो इसी मैं यहीं पे बना देता हूं, कोई उतना बड़ा चीज नहीं है। देखिए ये है आपका क्या, अरावली। यहां से एक नदी ऐसे निकलती है जिसका नाम है क्या, लूनी। जिसका नाम क्या है, लूनी। एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम है क्या, साबरमती। जिसका नाम क्या है, साबरमती। एक नदी यहां से निकलती इस दिशा में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, बनास। जिसका नाम क्या है, बनास। याद रखिएगा। चलिए तो याद रखना, अरावली से 3 अलग अलग दिशाओं से 3 नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है ना। पूर्व में, पूर्व से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, बनास नदी का। पूर्व में कौन सी नदी का, बनास नदी का उद्गम हो रहा है। दक्षिण में, दक्षिण में साबरमती। पश्चिम में, पश्चिम में जी लूनी नदी का उद्गम हो रहा है। पश्चिम में लूनी नदी का उद्गम हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है, लूनी नदी से प्रश्न बनता है। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है और विसर्जन कहां पे होता है, तो याद रखो। उद्गम तो पता चल गया, चल गया ना पता, अरे भैया ठीक है। तो लूनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, अरावली से। ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई भी नदी उद्गम होता है, कोई भी नदी क्या होता है, उद्गम होता है, तो ध्यान में रखना वो ताजे जल का स्रोत रहता है, ताजा पानी रहता है वो, ध्यान में रखना। पर ये कहां से होकर बहता है जी, कहां से होकर बहता है, मरुस्थल से। कहां से होकर बहता है, मरुस्थल से। इसीलिए धीरे धीरे इसका पानी क्या होते जाता है, क्या होते जाता है, क्या होते जाता है, खारा। तो ये क्या है, ताजा प्लस खारा, दोनों का मिश्रण है, दोनों का ही मिश्रण है, मतलब थोड़ा चटपटा वाला पानी है। ठीक है, ताजा भी है, ताजा मतलब थोड़ा मीठा स्वाद, और दूसरा क्या है, खारा, गुपचुप पानी वाला स्वाद आ गया, मान के चलो थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा वाला है, लाला सोनी आ गया ना। कल बड़े दिनों बाद गुपचुप खाया, इसीलिए याद आया मुझे, है ना। इतना गंदा गुपचुप था, बाप रे, पूरा मुझे लूनी नदी का याद आ गया, है ना। ठीक, तो याद रखना ये जो लूनी नदी है, कैसा है, इसका पानी कैसा है, ताजा और खारा दोनों है। यहीं पास एक क्या है जी, यहीं पास क्या है, एक झील है, मैंने नाम बताया था, याद कीजिए, बताइए क्या नाम है, सांभर झील। बहुत बढ़िया, क्या नाम है, सांभर झील। एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया सांभर झील कहां स्थित है, कहां है, राजस्थान में। कैसा झील है ये अरावली से घिरा हुआ है, ये अरावली पहाड़ के बीच में स्थित है ना, अरावली पहाड़ के बीच में स्थित है। जनरली झील का निर्माण कैसे होता है, नदियों से होता है। जनरली झील का निर्माण कैसे होता है, नदियों से होता है। ये वहीं से बनता है, वर्षा से बनता है और वहीं खत्म भी हो जाता है, वैसे ही है। बाकी जैसे बात करेंगे तो झील का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। झील का निर्माण, एक सेकंड, ओके, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा।
भास्कर वाले लोग आए थे भाई। आज सर आप सुनो बहुत सिलेक्शन दे रहे हो, तो थोड़ा सा प्रमोशन भी करो, हमारा भी लाभ हो और लोगों को जानकारी भी हो करके। मैं बोला भाई हमारा फंड ही बहुत खतरनाक है, क्या छोटा मोटा फंड वाले लोग नहीं हैं हम लोग, है ना, तो नहीं छपवा सकते। ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक, पूरा डिस्टर्ब हो गया, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। जिंदगी में थोड़ी मोड़ी चीज़ें आती। देखो एक्चुअली में तैयारी क्या है पता है, मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात बोलो तो मैं, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है ये। अगर आप स्टडी कर रहे हो, देखो कम नॉलेज वाला भी सेलेक्ट होता है और बहुत सारा नॉलेज वाला भी सेलेक्ट नहीं होता है। कारण मैनेजमेंट, ऑन द स्पॉट में आपने अपने पढ़ाई के ज्ञान को वहाँ कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैंने बताया 3 नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी, तीनों नदी का नेचर अलग अलग है, ये है ना। क्या उद्गम तो सब एक ही जगह से होते हैं, एक ही पहाड़ से होते हैं, पर जाके अलग अलग परिस्थिति में चले जाते हैं। एक हो जाता है क्या, कच्छ की भूमि में क्या हो जाता है, कच्छ की भूमि में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। कच्छ की भूमि में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो भैया ये तो रास्ते में जाते जाते ही क्या हो गया, गायब हो गया, पहुंच ही नहीं पाया समुद्र तक। ये बोला क्या, साबरमती बोला मैं तो अपनी यात्रा पूरी करूंगा, मैं तो अपनी यात्रा, देखिए यहां से यात्रा पूरी करते और यहां तक आके गिर जाते। कहां, साबरमती आश्रम। कहां जाके गिर जाता है, खंभात की खाड़ी में। कहां, खंभात की खाड़ी में। याद रखिएगा ये खंभात की खाड़ी है, ये वाला जो रीजन है ना, ये है आपका खंभात की खाड़ी। मैंने बताया था खाड़ी मतलब 3 ओर स्थल से घिरा हुआ जल क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, उसे बोलते हैं क्या, खाड़ी बोलते हैं। तो खंभात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाता है, गिर जाता है। खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, कौन से सागर में, अरब सागर में। कौन से सागर में, अरब सागर में स्थित है खंभात की खाड़ी। क्लियर। हाँ, एक बनास छत्तीसगढ़ में भी है। अब ये बनास जाके मिल जाता है किसमें जी, किसमें, चंबल नदी में। कौन सी नदी में, चंबल नदी में जाके मिल जाता है। मतलब ये क्या है, सहायक नदी है, किसकी, चंबल नदी की। तो देखो तीनों का अलग अलग नेचर हुआ। लूनी जमीन में समा गया, है ना, साबरमती समुद्र तक पहुंच गया, एक जाके दूसरे के साथ दोस्ती कर लिया, कौन, बनास। और तीनों अलग अलग दिशा से निकलता है और तीनों एक ही पहाड़ से निकलता है। क्लियर, ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्या था जी, 3 नदियों का उद्गम के बारे में मैंने एक जानकारी दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, जल्दी बताइए। अगला टॉपिक क्या है, मालवा का पठार, ठीक है। अगला टॉपिक लिखेंगे मालवा का पठार। 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार कहां पे है, देखिएगा यहां पे है क्या, मालवा का पठार ये है। ये कौन सा
ये है आपका क्या, विंध्याचल पर्वतमाला। क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। ये क्या है, अरावली। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो अलग क्षेत्र है, मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं, ये जो वाला पिंक वाला जो दिख रहा है, ये है आपका कौन सा पठार, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। ठीक है, इसके इस साइड में क्या मिलेगा, यहां पे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो एग्जाम में कई बार चीजें पूछी जाती है। मुझे बताइएगा, मालवा का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कौन से दिशा में स्थित है, मध्य प्रदेश के कौन से दिशा में स्थित है मालवा का पठार, कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम है कि नहीं है, या राजस्थान की दिशा में बोलेंगे तो कौन सा, दक्षिण पूर्व। कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो मैं पिक्चर क्यों बना रहा हूं भाई, पिक्चर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिशा पूछा जाता है कई बार। मालवा का पठार राजस्थान के कौन से दिशा में स्थित है, यह है हमारा क्या, मालवा का पठार। यह है क्या, मालवा का पठार। चलिए ध्यान में रखिएगा, है ना। इसका निर्माण कैसा हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, दरारी उद्भेदन से। किससे हुआ है, दरारी उद्भेदन से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ध्यान में रखेगा, दरारी उद्भेदन से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। दरारी उद्भेदन मतलब जमीन फट गया, दरार जैसा इस प्रकार से जमीन क्या हो गया, यहां से ऐसे फट गया और यहां से क्या निकला जी, चारों तरफ क्या निकला, लावा। क्या निकला, लावा निकला। और लावा निकलने के बाद एक समतल भूमि का निर्माण हुआ, है ना। यही कहलाया क्या, मालवा का पठार। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण किससे हुआ है, दरारी उद्भेदन, या बोल सकते हैं लावा निर्मित क्या है, ये लावा निर्मित पठार है ना। अब मैंने एक चीज बताया था, लावा निर्मित पठार, अगर लावा जमीन के बाहर आ गया तो वो कौन सा चट्टान बनाता है, जल्दी बताइए। लावा मैंने बताया था, देखिए अगर लावा एक तो आया, देखिए अगर लावा यहां पे जम गया मतलब ये कौन सा चट्टान बनाता है, ग्रेनाइट। ये कौन सा चट्टान बनाता है, ग्रेनाइट चट्टान। अगर यही लावा यहां से बाहर निकल गया और ये बाहर में जम गया, ये है आपका क्या, अगर ये बाहर में जम गया यहां पे, तब ये कहलाता है क्या, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। याद रखिएगा, लावा अगर जमीन के अंदर ही जाकर सूख गया, ड्राई हो गया और वो चट्टान बनाएगा, तो वो बनाएगा ग्रेनाइट चट्टान बनाएगा। और बाहर में अगर आके निकल गया तो वो बनाएगा क्या, बेसाल्ट चट्टान बनाता है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चीजों को ध्यान में रखा कीजिए। तो ये जितना भी मैं ग्रीन पट्टी कर दिया हूं, ये है बेसाल्ट, अगर नीचे में तो क्या है, लावा है। ठीक है, सॉरी ग्रेनाइट है। बेसाल्ट चट्टान है ना, इसमें है ना 45% से कम क्या होता है, कम होता है, सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा होती है। मतलब अगर जिस किसी भी चट्टान में सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिस किसी भी चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होगी, वो चट्टान होता है कैसा, क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन से प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान में रखेगा, कौन से प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, दूसरी बात, तो ग्रेनाइट में क्या होता है, सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए ये कैसे प्रकृति का होगा, कैसे प्रकृति का होगा, सिलिका की मात्रा अधिक मतलब ये क्या, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिड नेचर का होता है, ये बेस नेचर का होता है बेसाल्ट चट्टान। ध्यान में रखना है इस बात को, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इसके भीतर में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे उसको जब हम लोग मेंस वगैरह का डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब उसको मैं बताऊंगा कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीजें बात करूंगा। ठीक है, देखिए मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बेसाल्ट क्या निकला, लावा निकला, है ना। यही लावा जब ठंडा होगा तो बेसाल्ट चट्टान बनाएगा। ठीक है, यही चट्टान धीरे धीरे समय के हिसाब से क्या होगा, इसमें क्या होगा जी, अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा। तो ये किसका निर्माण करेगा, मृदा का। और कौन सा मृदा बनाएगा ये, तो लावा निर्मित मतलब कौन सा चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। लावा निर्मित मतलब कौन सा चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान का क्या होगा, धीरे धीरे निक्षेपण और अपर्दन होगा। क्या होगा, निक्षेपण और अपर्दन होगा। ठीक है, तो निक्षेपण अपर्दन के बाद जो मिट्टी बनेगा ऊपरी भाग में, वो कौन सा मिट्टी होगा, याद रखना कौन सी मिट्टी होगा, काली मिट्टी होगा। कौन सा मिट्टी होगा, काली मिट्टी होगा। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, मुझे बताइए, काली मिट्टी की खासियत क्या है, काली मिट्टी के बारे में बता सकते हो, क्या खासियत है काली मिट्टी, हाँ? काली मिट्टी छत्तीसगढ़ी नाम क्या है इसका,
छत्तीसगढ़ी नाम क्या है? कछार है कि कन्हार है? कन्हार है। छत्तीसगढ़ी नाम क्या है? कन्हार मिट्टी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी नाम, ध्यान में रखिएगा। काली मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा पाया जाता है? हाँ, काला क्यों है? टार्ट क्या है, एक टाइटियम करके है ना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए आ गया, रास्ते में है, ठीक है, आ जाएगा बता दूंगा। काली मिट्टी के बारे में ध्यान में रखना है, इसका जल धारण क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। जल धारण क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। कारण, कारण भैया ये है, मान के चलिए आपका क्या, क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट है। ऊपर ये पूरा क्या है? लावा से बना है, ऊपर लावा से बना है। ऊपर वाला भाग में क्या पड़ा? हवा, पानी, जल, धूल, मिट्टी, कंकड़, तरह तरह की घटनाएं घटित हुई, कंपन हुआ, कुछ भी चीज हुआ, तो घिसा पीटा कौन? ऊपर वाला। नीचे वाला लावा तो जमा है ना, चट्टान की तरह जमा है। क्या पानी यहां जा पाएगा? पानी इसको भेद पाएगा? जो भी पानी आएगा यही रुक जाएगा ना, रुकेगा कि नहीं रुकेगा पानी? इसीलिए काली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। रटने की जरूरत नहीं है, हर चीजों को रटना नहीं जाता है ना। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे गर्म लोहा का है तो ऊपर बन गया बुरादा, बन गया मिट्टी, नीचे में क्या है? लोहा का, लोहा जैसा है ना, लोहा जैसा क्या है? प्लेट है, तो पानी कहां से पार होगा? होगा क्या? नहीं होगा। मतलब आपको याद रख सकते हो, यह भूमिगत वाटर क्या होगा जी? है? अरे पानी नीचे तो जाना चाहिए भैया, पानी तो यहीं पे रुक जा रहा है। यहां पे पूरा क्या है? ये लावा से ठोस पदार्थ बना हुआ है, नीचे जा ही नहीं पा रहा है, तो भूमिगत जल नहीं होगा। पानी का अभाव पाया जाता है, मतलब जो ये क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पानी का अभाव बहुत सारे पिक्चर वगैरह में भी दिखाया जाता है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव। राजस्थान, मालवा का पठार कितने राज्य में है? 3 राज्य में इसका विस्तार, राजस्थान है ना, गुजरात और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, काली मिट्टी में है ना, इसमें एनके है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होता है? कम होता है, पर जल क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसमें किसकी खेती की जाती है? कपास, गन्ना, ये सब की खेती की जाती है। और इसे हम क्या, कैसा फसल बोलते हैं? नगदी या व्यापारिक फसल के नाम से जानते हैं, व्यापारिक फसल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जिस क्षेत्र में काली मिट्टी होती है उस क्षेत्र में गन्ना, कपास का उत्पादन अधिक होता है ना। और गन्ना, कपास को क्या बोला जाता है? एक व्यापारिक फसलें कहा जाती है। समझ में आया? तो एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नगदी फसल है, तो गन्ना, कपास, तंबाकू, ये सब क्या है? नगदी फसल है। ध्यान में रखना, जिसको बेचने के लिए बनाया जाता है, पैसा कमाने के लिए, नगदी व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। जायद फसल है भाई, वो व्यापारिक फसल में नहीं आता। तरबूज खरबूज को खाते हैं रे भैया, उसको कौन सा बेच के कमा डालोगे? हैं, आधा सड़ गया तो अलग परेशानी है। गन्ना तो कई साल तक रह जाता है, गन्ना को रख लेते, शक्कर वक्कर गुड़ बना के बेच देते हैं, व्यापार में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो दरारी उद्भेदन से हुआ, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब दरारी उद्भेदन से हुआ तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे है ना, एक समतल भूमि के रूप में बन गया। और समतल भूमि के रूप में बन गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संप्राय मैदान के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में क्या है? एक मैदानी, अब ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ? नदी गया, नदी जाकर धीरे आसपास के क्षेत्र को क्या कर दिया? बराबर करते गया। तो जो मैदान यहां बना है नदियों के कारण से, वो मैदान क्या कहलाता है? संप्राय मैदान कहलाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, संप्राय मैदान वो होता है जो समय के साथ निक्षेपण के द्वारा क्या बन जाता है? एक समतल भूमि का निर्माण करता है नदियों के द्वारा, तो उसे कहते हैं संप्राय मैदान कहते हैं। यहां से बहुत सारी नदी, अरावली, ये सॉरी विंध्याचल, विंध्याचल से मैक्सिमम जो नदियां निकलती वो सब कहां से होकर गुजरती है? मालवा के पठार से होकर गुजरती है। मुझे बताइएगा, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार मालवा के किस क्षेत्र में स्थित है? कौन से दिशा में स्थित है? कौन सा दिख रहा है? पूर्व दिशा दिख रहा है ना? कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहां क्या क्या मिलेगा? लोहा हुआ, धारवाड़ है, कड़प्पा वगैरह की चट्टानें यहां मिलती है, संगमरमर वगैरह, ये है ना, तो ये सब चीजें मिलता है। अगर खनिज की बात करेंगे तो खनिज उतना जरूरी नहीं है
है ना। हाँ, एक ज्यादातर एक खनिज है, इसी क्षेत्र में एक खदान है, इसी क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, जिसका नाम क्या है, आप लोग सुने होंगे शायद, खेतड़ी। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ किसका उत्पादन होता है? और चांदी का उत्पादन होता है। राजस्थान, नहीं खेतड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जयपुर क्षेत्र में होता है। चांदी का उत्पादन किसका होता है? जयपुर क्षेत्र में। तांबा, चांदी, ये सब उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा भारत में चांदी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान। याद रख लेना, कौन सा? राजस्थान करता है। एग्जाम में पूछा गया था, है ना, तांबा के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? खेतड़ी। सर्वाधिक नहीं करता है, ध्यान में रखना, सर्वाधिक नहीं करता है ना, सर्वाधिक नहीं करता है, ये है प्रसिद्ध है खेतड़ी। तांबा के उत्पादन पहले होता था इसमें सर्वाधिक, अभी होता है आपका एमपी के म से नाम है, म से क्या नाम है, बालाघाट क्षेत्र से ऊपर में है, ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा, चलो मैं देख दूंगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, खेतड़ी एग्जाम में पूछा हो, ये सभी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नाम याद रहेगा। अब मुझे बताइएगा, यह काली मिट्टी है, पानी, जल धारण क्षमता भी ठीक है, पानी है ना। देखिए सबसे ज्यादा वर्तमान में, वर्तमान मतलब 2022-23 का आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा दलहन कहां होता है? सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन कहां होता है? ठीक है, तो यही मैं नोट करवा दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। काली मिट्टी मिल रहा है, यहां काली मिट्टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दलहन और तिलहन, ठीक है। पानी कम होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर दलहन तिलहन के लिए कौन सा पानी चाहिए रहता है? खरीफ पानी, खरीफ फसल के लिए चाहिए ना, रबी फसल के लिए चाहिए क्या? नहीं चाहिए रबी फसल के लिए, है ना। तो रबी फसल के लिए बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। दलहन का उत्पादन और तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक, ये 2022-23 का आंकड़ा है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो भारत में कहां होता है? कहां होता है जी? राजस्थान में होता है। कहां होता है? राजस्थान में होता है। पहले ये दोनों का उत्पादन कहां हुआ करता था? एमपी में। उत्पादन में पहले नंबर पर था एमपी था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान समय में ये कहां चले गया है? राजस्थान ने ये इसको ऑक्युपाई कर लिया है। तो याद रखिएगा, ये 2022-23 का आंकड़ा है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? यूपी है, क्योंकि यूपी भर भर का जमीन है, पानी है, सब कुछ है, संसाधन भी है, ठीक है, तो वहां चीजें होता है। पर दलहन और तिलहन में उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है मालवा क्षेत्र के बारे में, ठीक है। इसी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती है? अगर मैं बात करूंगा, यह है मालवा का पठार, तो यहां से एक बड़ी नदी निकलती है जानापोआ की पहाड़ी से। कौन सा पहाड़ी? जानापोआ की पहाड़ी, जानापोआ की पहाड़ी। क्या नाम है इस नदी का? नाम बता सकते हो? क्या नाम है जी? चंबल नदी। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। तो मुझे बताइएगा, यहाँ पानी की मात्रा वैसे ही कम है, तो यहाँ डैम बनेगा कि नहीं बनेगा? डैम बनेगा ना, पानी ही नहीं है भाई, है ना। एक तो बारिश कम हो रहा है क्योंकि पैरेलली गुजर जा रहा है, पैरेलली गुजर जा रहा है ना, तो डैम ज्यादा बनेगा क्या? डैम कहां बनेगा? आप खुद कॉमन लगाइए ना, जहां पानी की मात्रा कम होगी वहां डैम बनेगा। तो सिंपल सी बात है, जानापोआ की पहाड़ी कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर क्या है? बहुत सारे क्या बने हैं? ऐसे कर करके क्या बनाए गए हैं? डैम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? डैम बनाए गए हैं। नाम सुने हो या? एक है चंबल सागर, एक है क्या? चंबल परियोजना, एक है चंबल परियोजना, एक है क्या? एक है क्या? गांधी परियोजना, एक है गांधी परियोजना, गांधी परियोजना, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। एक है इसी में और क्या है? जवाहर सागर, एक है क्या? जवाहर सागर, सागर, जवाहर सागर, ये दोनों एमपी में है ना, ये दोनों कहां है? एमपी में है, ठीक है। जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, ये कहां है? दोनों राजस्थान में है, राजस्थान में। इसके अलावा छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा क्या बना है जी? बैराज भी बनाया गया है। छोटा छोटा क्या बनाया गया है? बैराज भी बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि पानी तो वैसे है नहीं, तो क्या करें, यही इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। चंबल नदी के बारे में एक खासियत है, चंबल नदी है ना, यहां पास से ये चंबल नदी ये गुजरता है, बाद में किससे भी गुजरता है? यहीं पास एक है, कौन सा?
बुंदेलखंड के पठार से गुजरता है, बुंदेलखंड। जब ये बुंदेलखंड के पठार से गुजरता है तो यही चंबल नदी किसका निर्माण करता है? बीहड़। बीहड़ या इसी को क्या बोलते हैं? खड्ड भी बोलते हैं। खड्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, भारत में कौन सा नदी है जो बीहड़ या खड्ड का निर्माण करता है? तो कौन है वो? बीहड़ या खड्ड का निर्माण करता है वो कौन है? खड्ड मतलब जी है, खड्ड मतलब बीहड़। जैसे क्या बोलना चाहिए, जैसे ये नदी जा रहा है, नदी जा रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा मुड़ता है ना, तो धीरे धीरे ये इसको क्या कर देता है? ऐसे काट देता है, ऐसे काटते चले जाता है, ठीक है। बाद में अपना मार्ग इधर उधर कर लेता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन जाता है? एक गुफा नुमा या पहाड़ी नुमा संरचना बन जाता है, गुफा या पहाड़ी नुमा। अब नदियां यहाँ से चलना चालू हो गया, इधर से बहना चालू होगा ना, धीरे से ऐसे मुड़ा तो नदियां धीरे धीरे या तो यहां से जाना चालू कर देगा, इधर क्या बन जाता है? खड्ड जैसा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चंबल की घाटी, वो पिक्चर देखे ना, क्या नाम है? जय वीरू यार, क्या नाम है पिक्चर का? शोले पिक्चर में दिखाता है ना वो क्या नाम है उसका? ये हाथ मुझे दे दे, क्या नाम है? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का जो सीन दिखाया गया है ना, वो यहीं का तो सीन है, चंबल वाला, चंबल की घाटी। एक मूवी भी आया था तो पान सिंह तोमर करके, वो भी चंबल घाटी वाला है। तो थोड़ा खड्ड खड्ड जैसा बना जाता है, उसी टाइप के भूमि का बन जाते हैं, ठीक है। तो बीहड़ या खड्ड का निर्माण कौन सा नदी करता है? चंबल का नदी करता है। सबसे ज्यादा बीहड़ कौन से पठार क्षेत्र में मिलेगा? बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीहड़ मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मैंने बताया था, इधर से कौन आता है? बनास नदी। इधर से कौन आता है? बनास नदी आता है। ये इसकी सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। बस इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना था। मालवा के पठार, बुंदेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ है? तो यूपी में है, और कहाँ है? एमपी में है। बस इतना ही याद रखना है भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, दिशा विशा थोड़ी जानकारी रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, यहां पास मैंने एक और पठार बताया था जिसका नाम क्या है? मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ का पठार है, ठीक है। मेवाड़ का क्या है? पठार है, ठीक है। क्लियर? तो कहां है मेवाड़ का पठार? कहां? राजस्थान में है। मेवाड़ का पठार कहां है? राजस्थान में है। बस इतनी बातें ध्यान में रख लेना। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक बता दूं मैं, है ना, खत्म हो जाएगा। एक ही तो बचा है, विंध्याचल। विंध्याचल बचा ना, उसको खत्म कर देता हूं। 2 मिनट लगेगा, कुछ नहीं बचा है उसमें, विंध्याचल में, ठीक है। आज शाम को छुट्टी होगा बोल दो ना यार, है 12 घंटे क्लास है बोल देना। देखो, विंध्याचल पर्वत यहां से चालू होगा, ये इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। सबसे पहली बात, ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है? कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ है? कैम्ब्रियन काल में। जब निर्माण हुआ था तो कैसा निर्माण था ये? यहां पे कौन सी संरचना थी? यहां पे एक संरचना थी, कौन सी? विंध्यन भू सन्नति। कौन सी संरचना थी यहाँ पे? विंध्यन भू सन्नति थी। इसी विंध्यन भू सन्नति के आपस में जब पृथ्वी गोंडवाना दौड़ रहा था ना, इधर से आ रहा था, ठीक है, तो गोंडवाना जब चट्टान खिसक रही थी तो उस समय यहाँ पे भी हलचल होगा, तो यहाँ पे भी हलचल हुआ और इसी के द्वारा विंध्यन भू सन्नति में क्या हुआ? विंध्यन भू सन्नति के द्वारा एक पर्वत का निर्माण किया। कैसा पर्वत बनाएगा ये? वलित पर्वत बनाएगा। कैसा पर्वत बनाएगा? वलित पर्वत बनाएगा। और यही वलित पर्वत है ना, किस रूप में जाना गया? इसी को बोला गया क्या? विंध्याचल पर्वत कहा गया। विंध्याचल पर्वत कहा गया। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पर हर एक चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, हर एक तथ्यों को मैं यहां शामिल कर ले रहा हूं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत ये दूसरा क्या है? प्राचीन पर्वत है। कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन का काल के बाद कौन सा काल आता है? कैम्ब्रियन काल आता है। तो दूसरा प्राचीन पर्वत लिख लीजिएगा, दूसरा प्राचीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत है और दूसरा प्राचीन पर्वत मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो ये विंध्याचल पर्वत क्या वलित पर्वत के रूप में विद्यमान रहेगा? अभी किस रूप में विद्यमान है ये? ध्यान में रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत। तो भारत में दो क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। भारत में दो अवशिष्ट पर्वत है, एक का नाम है अरावली, दूसरे का नाम है विंध्याचल, ठीक है। तो भारत में दो अवशिष्ट पर्वत है, एक का नाम है अरावली, दूसरे का नाम है क्या? विंध्याचल, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं क्या इसके विस्तार के बारे में। कहां किन किन राज्यों में इसका विस्तार दिख रहा है, किन किन राज्यों में दिख रहा है इनका विस्तार? गुजरात, एमपी, एमपी में है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, है ना, बिहार और झारखंड। तो याद रख लीजिएगा इसका विस्तार कहां कहां है। इनका विस्तार की अगर मैं बात करूंगा विंध्याचल पर्वत का, तो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन क्षेत्रों में इसका क्या मिलेगा आपको? विस्तार मिलेगा। यूपी में भी है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत कहां मिलेगा? यूपी क्षेत्र भी मिलेगा। सर्वाधिक विस्तार कहां है विंध्याचल पर्वत का? सर्वाधिक विस्तार कहां है? एमपी में है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा अगर भूसन्नति होता है तो वहां से भी क्या लावा वगैरह निकलती है? क्या निकलता है लावा वगैरह? बिल्कुल निकलता है, लावा वगैरह वहां से भी कुछ मात्रा में निकलते हैं। तो यहां भी थोड़े बहुत कुछ क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा चट्टान मिलते हैं? बेसाल्ट चट्टान यहां भी मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो विंध्यन श्रेणी में कौन सा ठीक है, चलिए छोटा हो गया लगता है आजकल स्टेज। ठीक है, बेसाल्ट कौन सा चट्टान मिलेगा? बेसाल्ट चट्टान बहुत कम मात्रा में मिलेगा। बेसाल्ट के अलावा कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा जी? कडप्पा। क्या मिलेगा? कडप्पा। तो मुझे बताइएगा यहां कौन कौन सा खनिज मिलेगा? विंध्याचल में कौन कौन सा खनिज मिलेगा? जल्दी बताइए। एक तो बलुआ पत्थर भी मिलता है, बलुआ पत्थर। ठीक है, और कडप्पा है मतलब क्या मिलेगा? चूना पत्थर। क्या मिलेगा? चूना पत्थर। और क्या मिलेगा? संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। तो ठीक है, ये सब चीजें मिलेगा। तो खनिज कौन कौन से, चट्टान कौन कौन से, बिल्कुल ध्यान में रखेगा। बेसाल्ट और कडप्पा चट्टान की श्रेणियां यहां पाई जाती है ना। अगर बेसाल्ट है तो बलुआ पत्थर वगैरह मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये बलुआ पत्थर का विशेष रोल है, कारण इसी बलुआ पत्थर से क्या बना है? लाल किला। बहुत बढ़िया। विंध्याचल श्रेणी में जो बलुआ पत्थर पाया जाता है उसी पत्थर से लाल किला बना हुआ है। क्या नाम है? और दिल्ली का किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सिकरी। बताया था क्या मैं? एक बार तो और बताया था क्या? ऐसा लग रहा है मुझे, अभी अभी बताया हूं, ऐसा लग रहा है। तो ये जो बलुआ पत्थर है कहां पाया जा रहा है? विंध्याचल में। विंध्याचल में पाया जा रहा है ना, इसी से बना है आपका क्या, मैं बता चुका हूं, फिर भी याद रख लो, यहां पर लिख दो वापस। लाल किला बना है, लाल किला, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का महल, फतेहपुर सिकरी का महल किसने बनवाया? ये सब याद है? फतेहपुर सिकरी का महल, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ये जो राइट साइड में लिखा हूं ये सब किसने बनवाया है? अकबर ने। किसने बनवाया है? अकबर ने। लाल किला कहां का? दिल्ली का। लाल किला दो जगह में, एक तो आगरा में और दिल्ली में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां। बिल्कुल सही। ठीक है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? पुरानी किला के नाम से जानते हैं उसको। आगरा के लाल किला को पुरानी किला बोलते हैं और वो कहां है? आगरा में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसे बनवाया अकबर ने। फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाया, जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया, बीरबल महल अकबर ने बनवाया है। ठीक है, और क्या बनवाया है? बहुत सारा और है, स्ट्रक्चर में बताते जाऊंगा बाद में। ठीक है, तो याद रख लेना, इसे अकबर है और इसे किसने बनाया है? शाहजहां ने। ठीक, चलिए आगे बढ़े ना। विंध्याचल पर्वत का मैं क्या बता देता हूं आपको, अलग अलग पार्ट बता देता हूं। ये है विंध्याचल पर्वत, इसको बोलते हैं विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी के बाद क्या आता है? ये है आपका एमपी में, ये वाला जो क्षेत्र है, एमपी का ये वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं भारनेर। भारनेर की पहाड़ी, है ना। श्रेणी अलग अलग श्रेणी का नाम रहता है। ये है भारनेर की पहाड़ी। इधर जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ यूपी और एमपी वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्या? कैमूर श्रेणी। क्या कहलाता है? कैमूर श्रेणी। इसी कैमूर श्रेणी का एक भाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसी कैमूर श्रेणी का एक भाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में। तो अभी स्टेटमेंट के तौर पर आया था एसआई के एग्जाम में, कैमूर पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में स्थित है। बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में ना। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद यहां पास क्या है, राजमहल की पहाड़ी। क्या है, राजमहल की पहाड़ी। तो याद रखेगा इसकी कितनी श्रेणी है, 4 श्रेणी देख लिया, विंध्यन श्रेणी, भारनेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और राजमहल की पहाड़ी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे बना सकते, देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। क्लियर, बना सकते हैं ना, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये क्या हुआ, विंध्यन हुआ, ये क्या हुआ, विंध्यन श्रेणी, ये भारनेर, भारनेर, ये क्या है, कैमूर, कैमूर और ये क्या है, राजमहल है। ये क्या है, राजमहल है। राजमहल कहाँ है, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, झारखंड और बिहार में। कैमूर कहाँ है, CGMP यूपी में है, CGMP यूपी में है। भारनेर कहाँ है, थोड़ा बहुत यूपी में है, मैक्सिमम MP में है, पूरा MP में। विंध्यन कहाँ है, MP और जी गुजरात, इन क्षेत्रों में इनका क्या है, विस्तार है। तो एक बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है। अब देखिए इसी के कारण से इस क्षेत्र की जो भी नदियां है सब जाके कहां मिल जाती है जी, कहां मिलता है, गंगा में। इधर की जो नदियां हैं इधर जाके कहां मिल जाती है, नर्मदा या तो समुद्र में चले जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, उत्तर भारत की नदियों को इधर आने नहीं देता है और इधर की नदियों को उत्तर की तरफ जाने नहीं देता है। इसलिए विंध्याचल पर्वतमाला को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जगह तो नहीं है यही लिख देता हूं। विंध्याचल पर्वतमाला को क्या बोला जाता है, बता सकते हो, हा? जल विभाजक, है ना। तो लिखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला, पर्वत, इसको बोला जाता है जल विभाजक, जल विभाजक। कौन कौन सा जल को विभाजन करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य किसका काम करता है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य किसका काम करता है, ये जल विभाजक का काम करता है। एक आखिरी टॉपिक बता देता हूं, इसकी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी क्या नाम है, सद्भावना चोटी। क्या नाम है, सद्भावना, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीक ऑफ गुड विल, पीक ऑफ क्या बोलते हैं, गुड विल। ठीक है, ऊंची चोटी कितना मीटर, 755 मीटर। याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी कितना है, सद्भावना चोटी बोलते हैं इसे, है ना। कहां पे मिलेगा ये, कौन से क्षेत्र में है, हा? ये भारनेर वाला क्षेत्र में, MP में मिलेगा ये। ठीक, ये है सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी। चलिए ये खत्म हो गया। कल मैं बताऊंगा पूर्वी पठार, कोशिश करूंगा कि कल पूरा ऊपर वाला खत्म हो जाए, एक बचाएंगे बस दक्षिण का क्षेत्र का बचाएंगे। कल तो छुट्टी है जी, भूल गया था मैं, कल और परसों छुट्टी है। थोड़ा सा क्लास में स्पीड, अच्छा थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम टेबल डिस्कस कर ले।